प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक अपने महाराष्ट्र से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हम लोगों ने अभी जो विगत 2-3 लेक्चर हुए उसमें हम लोगों ने समझा कि ब्लड कैंसर क्या होता है। वो हम लोगों ने देखा कि अति प्रवृत्ति जब होती है, जैसे स्त्रोतस की दृष्टि का लक्षण आचार्य लोगों ने विमानता बताया है कि जब स्त्रोतस की दृष्टि होती है तो या तो अति प्रवृत्ति होती है, या संघ होता है, या सिराणाम ग्रंथि होता है, सिराओं की में ग्रंथि उत्पन्न हो जाता है, या फिर विमार्गमन होता है। तो जो ब्लड कैंसर के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया तो इसमें अति प्रवृत्ति होती है, मतलब जो विकृत स्वरूप के जो ल्यूकेमिया वाले सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। और ये एक तरह से रक्त दुष्टि ही है। तो विधि शोणित अध्याय जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसमें सारा संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आचार्य लोग जो है वो इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, वो संस्कृत में बोलने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, देवताओं की भाषा है, तो वो संस्कृत में ही बता के चले गए हैं। अब हम लोग उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, ये हमारा प्रॉब्लम है। ऋषि मुनि लोग आप्त हैं, उन्होंने जो बताया वो एकदम सच है। तो अब रक्त धातु पे, रक्त धातु को अच्छा करने की चिकित्सा, मतलब रक्त की शुद्धि करना या रक्त का प्रसादन करना, और रक्त अगर दूषित हुआ है तो अलग अलग स्रोतों में जाके ख वैगुण्यता करके और अलग अलग व्याधि कैसे करता है, और उसके हिसाब से हमें चिकित्सा अगर करेंगे तो ब्लड कैंसर का हमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जैसे कि रक्त की दुष्टि हो रही है, रस की दुष्टि हो रही है, तो पांडु रोग हो रहा है क्या, या विसर्प रोग हो रहा है क्या, ये रक्त पित्त हो रहा है क्या, तो उस हिसाब से हम लोग चिकित्सा को एनालिसिस करेंगे। ब्लड कैंसर के जब भी पेशेंट आते हैं ना तो कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं लेकिन कुछ अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। तो हम लोग एक व्याधि नहीं बोल सकते कि रक्त पित्त मतलब ब्लड कैंसर हो गया, विसर्प मतलब ब्लड कैंसर हो गया, वात रक्त मतलब ब्लड कैंसर हो गया। ये अलग अलग व्याधियां होती है, और अपने जहां पर भी रक्त जाएगा, दोष दूषित समूर्छना होगी, उस हिसाब से ये व्याधि हो जाता है। सबसे पहले मैं कुछ कुछ आप लोगों को चिकित्सा के सिद्धांत बताता हूँ जिससे हम लोग ब्लड कैंसर को ठीक कर सकते हैं, और वह आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। तो इन्होंने जो चिकित्सा बताया है, विधि शोणित अध्याय अगर देखेंगे, मैं सुश्रुत का भी रेफरेंस से कल परसों और पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं चरक संहिता के हिसाब से बताता हूँ कि ब्लड कैंसर को, क्योंकि चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यह चरक संहिता है अपने आयुर्वेद का, और ये ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है। और वो भी कैसे है कि ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मजी ग्राहत, ब्रह्मा जी ने स्मरण करके आयुर्वेद को लिखा है, और ये अपने गुरु अपने शिष्य लोगों को दिया है। तो और ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आ रहा है, तो इसीलिए इतना दिव्य ज्ञान है। तो इसको हम लोग को और समझना बहुत जरूरी है। जब इन्होंने ये बता दिया कि हम लोग को मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अलग अलग इसके दोष दोष समूर्छना होती है, तो उस हिसाब से चिकित्सा भी अलग अलग होती है। अगर हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं तो उनमें रक्त दुष्टि केवल दिख रहा है, तो और वो भी रक्त दुष्टि के हेतु हमको समझ गया, संप्राप्ति समझ गया, तो इसमें चिकित्सा विधि शोणित अध्याय जो सूत्र स्थान में 24 नंबर का चैप्टर है, उसका 18 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि कुर्या शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरि क्रियाम विरेक उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। इतना बढ़िया बताया। ये श्लोक आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी आप ब्लड कैंसर के पेशेंट को ठीक करेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि रक्त पित्त हरि क्रिया, रक्त और पित्त जो दूषित हो गया है और वो भी संसर्ग हुआ है उनका, मतलब रक्त और पित्त एक दूसरे में मिल गए, जिस तरह से गंगा नदी और यमुना नदी अगर वो दोनों मिल जाती है तो पानी का रंग जो होता है वो एक अलग तरह का हो जाता है। नॉर्मली संगम में आप लोग जाके देखिएगा प्रयागराज में कि यमुना नदी का पानी काला होता है और गंगा नदी का पानी सफेद होता है। जब दोनों मिलते हैं तो जो फिर एक संगम में एक अलग गंगा बन जाती है तो उसका रंग अलग हो जाता है। इसी तरह से रक्त पित्त में क्या होता है कि पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, विस्त्र गुण, सर गुण, बहुत सारे गुण जो है पित्त के, वह सब अम्ल गुण, ये सब रक्त में मिल जाते हैं। और रक्त का जो प्राकृत ये जो है रंग और गंध, वर्ण, ये सब ना पित्त में मिल जाता है। तो वॉल्यूम से भी बढ़ जाता है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। और यही चीज हमारे मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स एबनॉर्मल हो रहे हैं, विकृत स्वरूप के हो रहे हैं। तो हमें रक्त पित्त की क्रिया इसमें, रक्त पित्त की चिकित्सा इसमें करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या बता रहे हैं कि विरेक उपवासम च, मतलब विरेचन चिकित्सा। ब्लड कैंसर का पेशेंट जब भी आप आए तो आप उनको स्नेहन स्वेदन करके, जिस तरह से ये बताया गया है कि 7 दिन तक हमें घृतपान कराना है, फिर एक दिन विश्राम काल देना है, और उसके बाद में हमें विरेचन करना है। तो ये जो विरेचन की क्रिया है, और विरेचन के लिए भी ड्रग आपको सेलेक्ट करना है कि मृदु कोष्ठी है, मध्य कोष्ठी है या क्रूर कोष्ठी है, उस हिसाब से आपको वो ड्रग भी सेलेक्ट करना है। घृतपान भी आप कौन सा करा रहे हैं, अगर आप अच्छे स्नेहपान करा रहे हैं क्या,
या कटुकादि घृत कर रहे हैं, महातिक्त घृत कर रहे हैं, दाढ़ीमादि घृत कर रहे हैं, महाकल्याण घृत है। अगर मन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो महाकल्याण घृत। इस तरह से आपको ना विचार करना है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और कौन सा घृत उसको पैलेटेबल है, कौन सा वो घृत ले सकता है। उस हिसाब से ब्लड कैंसर के पेशेंट को आपको सबसे पहले विरेचन कराना जरूरी है। उसके बाद में बोल रहे हैं उपवास, मतलब जब कोष्ठ की शुद्धि हो गई, पित्त निकल गया थोड़ा, और उसमें आम तो है ही क्योंकि साम पित्त है, वह जाके रक्त को दूषित कर रहा है और इसीलिए यह ब्लड कैंसर जैसी व्याधि हो रही है। और इसमें विकृत स्वरूप के ल्यूकेमिक सेल एबनॉर्मल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आम दोष को समझ के आयुर्वेद अग्नि पे ज्यादा ध्यान देता है, मतलब जाठराग्नि लेवल पे, फिर भूताग्नि लेवल पे, फिर उसके बाद में धात्वग्नि लेवल पे काम करता है। तो इसीलिए हमें उपवास करना है कि इसमें आम का पचन हो जाए। आम का पचन जब हम करते हैं और वो भी लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, तो पूरा जो स्त्रोतस है जो अवरुद्ध हो गया है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। जब वैसे ही होगा तो अपने वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ है वह कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी जो बढ़े हुए हैं वह कम हो जाएगा। इतना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताइए और इसको सिद्धांत में रखिए। एलोपैथी में क्या करते हैं, मॉडर्न साइंस में वो जब भी ब्लड कैंसर के पेशेंट आएंगे तो केमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं। अब ये केमोथेरेपी क्या है, ये एक तरह से ऐसे जहर होता है जो वहां पर जाके नॉर्मल सेल को भी मार देता है। ल्यूकेमिया वाले सेल को तो मारेगा ही, लेकिन नॉर्मल मतलब जीवनीय शक्ति पूरी नष्ट कर देती है। जबकि आयुर्वेद बोलता है, अभी मैं बताऊंगा, जीवनीय गण के द्रव्य देते हैं जो जीवन देते हैं। और जीवन कार्य किसका है, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेह धारण पूर्णे। ऐसा जब हम पढ़ते हैं वाग्भट में कि प्रीणन कार्य जो है वो रस धातु का है, जीवन कार्य है वो रक्त का है, रक्तम जीव इति स्थिति। तो जीवन का कार्य करने वाला मतलब सारा बॉडी को जीवन जीव मतलब लाइफ देने वाला जो धातु है वो कौन है, रक्त है। और उसी को बल देने वाला, उसी को ताकत देने वाला जीवनीय गण बताए। तो वैसे द्रव्य देने। अभी हम पहले ये श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम आगे। इतना इंटरेस्टिंग है ना। और ब्लड कैंसर आप लोग बहुत आसानी से 3-4 महीने में ठीक कर सकते हैं, कभी कभी 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, लेकिन ये पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। और मैंने किया है, मैंने अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के पास देखा है, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये पेशेंट ठीक होते हैं। तो इन्होंने बोला है उपवास करना है। उपवास का ये कारण बताया मैंने कि आम का पचन हो जाए, स्त्रोतस की शुद्धि हो जाए। उसके बाद में बता रहे हैं स्त्रावणम शोणितस्य च, अशुद्ध रक्त का स्त्राव कर देना चाहिए, मतलब वो रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो अगर वात की प्रधानता है तो श्रृंग लगाना है, पित्त की प्रधानता है तो जलौका लगाना है, कफ की प्रधानता है तो अलाबू लगाना है, या सिरावेद प्रच्छान, कैसे भी आप दूषित रक्त को थोड़ा निकाल दीजिए तो अपने आप ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद बताता है। इसके बाद में बता रहे हैं कि बल दोष प्रमाण द्वा विशुद्ध रुद्र सेवा रुद्रम स्त्रावे जंतो आशयम प्रसमीक्षेवा। मतलब हमें दूषित रक्त कितना निकालना है इसके बारे में बोल रहे हैं कि हम पेशेंट टू पेशेंट हमें देखना है कि पेशेंट का बल कितना है। बल दोष प्रमाण द्वा, बल देखना है और उसकी दोष दृष्टि कितनी है उसका प्रमाण देख के फिर हमें विशुद्ध रक्त मतलब अशुद्ध रक्त को हमें निकाल देना है। रुद्रम स्त्रावे जंत्र आमाशय प्रसमीक्षेवा, हमें आमाशय में भी देखना है कि अग्निमांद्यता न हो जाए, वात का प्रकोप न हो जाए, क्योंकि एक तरह से हम लोग क्षय कर रहे हैं, मतलब धातु का क्षय कर रहे हैं, रक्त धातु निकाल रहे हैं। इसलिए प्रसमीक्षेवा उसको ध्यान में रखते हैं, ऑब्जर्व करके फिर ही हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। अब इसमें एक और चीज बताया है, ब्लड कैंसर के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं तो ऐसे ही सिम्टम दिखते हैं। कुछ कुछ चीज हमें नहीं समझ आ रहे तो जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो उपशय अनुपशय से समझते हैं, कुछ हमें चिकित्सा करते समय बात समझ आती है कि इसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है कि अगर वात प्रधान अगर रक्त होगा तो वो कैसा रक्त दिखेगा, पित्त प्रधान रक्त होगा तो कैसा दिखेगा, कफ प्रधान रक्त होगा तो कैसा दिखेगा। और ये पूरा आयुर्वेद जो है ना प्रैक्टिकल है, अप्लाइड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल आप ग्रंथ रख दीजिए और जैसे रामायण का वाचन कर रहे हैं और पढ़ के बस किताब रख दीजिए, सब प्रैक्टिकल है। इन्होंने बोला है अरुणाभम भवेत वात विशदम फेनलम तनु, मतलब यह अरुणाभ रहता है, मतलब अरुण रंग का ऐसा रहता है, थोड़ा सा श्याव और थोड़ा सा लाल रंग का, इस तरह का अरुण रंग का रहता है। उसी तरह से विशद रहता है, फेनिल रहता है, उसमें झाग झाग आते हैं, एयर बबल्स आते हैं, और तनु रहता है, पतला रहता है बहुत ज्यादा, वो ब्लड जो रहता है बहुत पतला रहता है। एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड थिनर देते हैं, इकोस्प्रिन वारफेरिन वगैरह देते हैं कोई भी बाईपास सर्जरी करने के बाद कि ब्लड गाढ़ा ना हो। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब नेजल ब्लीडिंग होती है, ये इकोस्प्रिन या
वारफेरिन का जो ये जो दवाइयां दिया जाता है उसकी वजह से खून जो रहता है बहुत पतला होता है, रक्त वाहिनी से फुट के निकल जाता है, तो वो कितना तन्नु होता है। इसी तरह का जो तन्नु रक्त है बहुत ही हल्का रहता है, बहुत पानी रहता है, पानी जैसा ही रहता है, उसमें कंसिस्टेंसी एकदम पानी जैसी रहती है। तो ऐसा जो रक्त निकल रहा है या और झाग भी आ रहे हैं, एयर बबल्स भी आ रहे हैं, विशद भी है बहुत ज्यादा, और थोड़ा काला और रेड। आप लोगों ने रक्त मोक्षण कराया होगा, जलौका से रक्त निकालते टाइम आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह का रक्त ब्लड कैंसर में आता है अगर बात का प्रीडोमिनेंस रहता है तो। इसी तरह से दूसरा बता रहे, पित्तात पित्तासितम रक्तम स्यात्योष्णश्चिरेण च, मतलब पित्त की वजह से पीले रंग का आता है या रेड कलर का आता है और बहुत ज्यादा गर्म आता है, मतलब उसको आप टच करके देंगे तो थोड़ा उष्ण रहेगा। उसी तरह से धीरे धीरे आते रहता है। तो इस तरह का जो रक्त रहता है या पित्त के डोमिनेंस से होता है। इसमें थोड़ा स्मेल भी आता है, पित्त का स्राव हो रहा है ना, इसमें पित्त निकल रहा है, रक्त पित्त वाला, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा थोड़ा स्मेल दुर्गंधी युक्त भी रहता है। उसी तरह से कफ वाला बोल रहे हैं, ईशद पांडु कफा दुष्टम पिच्छिलम तंतु मदनम, मतलब इसमें तंतु जैसे आते हैं, ऐसे थ्रेड टाइप, अगर आप ब्लड को ऐसे उठा के देखेंगे तो थ्रेड टाइप आता है। उसी तरह से पिछिलता बहुत रहती है, चिपचिपापन बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह से पांडु रंग का, ईशद पांडु थोड़ा पांडु रंग का होता है। इसी तरह से आगे बता रहे, संसृष्ट लिंगम संसर्गा त्रिलिंगम सान्निपातिकम, मतलब उसमें दो दो दोष का रहता है, बात पित्त पित्त कफ बात कफ ऐसा रहता है, या सान्निपातिक मतलब बात पित्त कफ तीनों के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट हमें बात पित्त कफ ऐसे देख के ही ल्यूकेमिया के पेशेंट को ठीक करना चाहिए, तब हमें और समझ आ जाता है। अब शुद्ध रक्त के बारे में क्या बता रहे हैं, तपनीन्द्र गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम, मतलब ये जो आप शुद्ध रक्त का है वो आप लोग को पता है कि लोहित स्वर्ण की तरह रहता है, मतलब सोने को पूरा एकदम आपने आग में गर्म कर दिया तो लाल रंग का सोना हो जाता है। तपनीन्द्र गोपाभम मतलब वो सोने की तरह लाल हो जाता है। उसी तरह से इंद्रगोप नाम का जो कीड़ा होता है उसका ऊपर का जो ये कवर रहता है उस तरह का रहता है। या फिर बोल रहे हैं कि पद्मालक्त कमल के जैसा रहता है। गुंजा फल सवर्णम चा, गुंजा के फल जैसा रहता है। ऐसा रक्त अगर निकल रहा है तो शुद्ध रक्त है। तो हमें अशुद्ध रक्त कब तक निकालना है कब तक नहीं निकालना इसका डिसाइड हम लोगों को कर देना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट ठीक हो गया ये सब चिकित्सा से तो कैसा वो दिखेगा, तो बोल रहे हैं कि प्रसन्न वर्णेन्द्रिय मिंद्रियार्था निछंतम व्यापृत वेग पकृत वेगम सुखान्वितु पुष्टि बलोर्नपन्नम विशुद्धम रक्तम पुरुषम बदंती, मतलब अगर शुद्ध रक्त वाला इंसान है तो उसकी इंद्रिय अच्छी हो जाती है, उसका वर्ण अच्छा हो जाता है, वह सुख कारक जिंदगी बिताने लगता है, उसको सुख लगता है और पुष्टि होने लगती है। ये सब विशुद्ध रक्त के पुरुष के लक्षण होते हैं। और इसके अलावा अशुद्ध रक्त के लक्षण जो इसमें बताए हैं वही पेशेंट को में दिखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि मद मूर्छा संन्यासम, मतलब मद होता है, फिर उसके बाद में मूर्छा होती है और संन्यास भी हो सकता है ब्लड कैंसर के पेशेंट में। तो इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग ना ये देखेंगे कि अपने गण क्या बोलते हैं, मतलब जो अगर हम चरक संहिता पूरा आगे पीछे सब देख रहे हैं तो ब्लड कैंसर के पेशेंट में कौन कौन से गण जो हैं चरकोक्त गण कौन कौन से काम करते हैं जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है। सबसे पहला जो गण है वो आता है जीवनीय गण। उसमें कौन से द्रव्य हैं 10 द्रव्य, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली मुद्ग पर्णी माश पर्णी जीवंती यष्टि मधु। ये जीवनीय गण जो है वह आप लोग को अष्टवर्ग में हम लोग, क्योंकि जीवक और ऋषभक मिलना दुर्लभ है इसलिए अष्टवर्ग हम च्यवनप्राश में भी डालते हैं, आप लोग को मालूम है। तो जीवक और ऋषभक अगर मिल जाए तो वो तो बहुत बेस्ट है। उत्तराखंड में कोटद्वार नाम का जगह है वहां पे जीवक और ऋषभक मिलता है। तो अगर जीवनीय गण का काढ़ा पिला दिया जाए या जीवनीय गण का घृत पिला दिया जाए तो ब्लड कैंसर में 100% फायदा होता है। ये आचार्य लोगों ने हमें बताया लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है कि उन लोगों ने क्या कहा था, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। मैंने अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के क्लिनिक में देखा है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ब्लड कैंसर के और उनका अशुद्ध रक्त रहता है तो वह सर जीवनीय गण के द्रव्य दे देते हैं तो बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से आता है वर्णगण। वर्णगण भी रक्त धातु पे ही काम करता है। उसमें अगर जैसे कि भ्राजक पित्त दूषित हो गया है और कलर चेंज हो रहा है तो अब वर्णगण में क्या दवाइयां हैं, तो मैं बहुत सारे गण बता रहा हूँ, बहुत सारी दवाइयां बता रहा हूँ। इसका प्रयोग अलग अलग पेशेंट की अवस्था के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं और बहुत मजा आता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी पढ़ाई अगर अच्छी रही ना, पेशेंट सामने आता है तो हमें समझ आता है कि इसको जीवनीय गण देना है, इसको वर्णगण देना है, इसको शोणित स्थापन गण देना है, हमें एकदम क्लिक होता है। लेकिन इसके लिए चर्चा होनी चाहिए, बात होना चाहिए, तभी हमें वो याद आता है। इसी तरह से बता रहे हैं वर्णगण।
वर्णगण में क्या बता रहे हैं, चंदन तुग्म पद्म क उशीर मधुक मंजिष्ठा सारिवा पयस्या सितालता इति दशमनि वर्णानि भवन्ति। मतलब चंदन है, सफेद चंदन लीजिए, रक्त चंदन लीजिए, पीत चंदन लीजिए, उसी तरह से पद्मक लीजिए, पद्मकाश जिसको बोलते हैं, उशीर लीजिए, फिर मधुक मतलब जो ये रहता है यष्टि मधु ले लीजिए, फिर मंजिष्ठा सारिवा विदारी कंद, ये सबको ले लिया ना तो ये वर्णगण बताया है। इसी तरह से वर्णगण कुछ और भी है, जैसे नाग केशर है, वो भी वर्णगण में आता है, वह कलर देता है। फिर अनंता है, सारिवा, अनंता, मुस्ता, ये सब वर्ण भी करते हैं, मतलब कलर को अच्छा करते हैं। तो ये वर्णगण रक्त धातु पे काम करता है, इसका प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक प्रजास्थापन गण है, प्रजास्थापन गण जो है ना वह भी बहुत अच्छा काम करता है पेशेंट टू पेशेंट। अभी मैंने ये बता दिया कि कलर अगर चेंज हो रहा है तो प्रजास्थापन गण का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। एक मिनट रुकिए, मैं प्रजास्थापन गण लग के आ रहा हूँ, क्योंकि ना मैंने अपने सर के क्लिनिक में ये संहिताएं खोल खोल के देखा है और सर ने हमें इसी तरह से सिखाया है, तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। एक मिनट, प्रजास्थापन गण आप लोग को मालूम है, शोणी स्थापन गण, सॉरी, शोणी स्थापन गण है, उसमें मधुक, मधुक, रुधिर, मोचरस, मृत कपाल, लोद्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा, लाजा। इसका मतलब यह है कि इसमें यष्टि मधु है, फिर महुआ जो रहता है मधुक वो ले लिया है, फिर उसके बाद में मोचरस, शालमली का जो कंटक होता है उसको मोचरस बोलते हैं, वह ले लिया है, मृत कपाल, मिट्टी का जो कपाल होता है वह ले लिया है, लोद्र ले लिया है, गैरिक ले लिया है। गैरिक भी, क्योंकि अगर हमारे पास पेशेंट ऐसा है जो रक्त पित्त जैसा उसका सिम्टम है कि नाक से खून आ रहा है, ब्लड कैंसर है, नाक से खून हो रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, कान से नाक से सब हो रहा है, तो शोणी स्थापन गण का आप काढ़ा बना के देंगे ना, गैरिक दे दिया, प्रियंगु दे दिया, शर्करा दे दिया, लाजा दे दिया जिसको हम खिल बोलते हैं, वो अगर दे दिया, लाजा दो तरह का होता है, एक खिल भी बोलते हैं और एक लाजा, एक गोंद टाइप होता है उसको भी लाजा बोलते हैं। तो सॉरी, उसको हम लाक्षा बोलते हैं, सॉरी, ये लाजा जो है ना इसको अगर दे दिया तो शोणी स्थापन गण में है, वो लाक्षा रहता है, ये लाजा है, इसका अगर प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूं, अगर हम लोग रस प्रदोषज रोगाः, जब हम ये देखते हैं कि रक्त प्रदोषज रोगाः, इसके बारे में क्या बताया है अपने ग्रंथकारों ने, क्योंकि ना आयुर्वेद इतना इतना अच्छा है, इतना इंटरेस्टिंग है ना कि अगर आप लोग इसको, और दूसरा बात है ना कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो रहता है वो विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहा है और उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, तो विरुद्ध अन्न के बारे में जब बताया है, श्लोक नंबर अध्याय नंबर 26 देखिए, इसमें विरुद्ध अन्न के बारे में बता रहे हैं कि यच्चापि देश कालाग्नि मात्रा सात्म्य नीलादिभि संस्कृत वीरतस्य कोष्ठावस्था क्रमेरपि परिहारो पिचकारा में पाक संगोतो पिचा विरुद्धम तचना हितम, मतलब विरुद्ध इन सब के लिए ठीक नहीं है। अगर हमने देश विरुद्ध के हिसाब से अन्नपान किया, काल के विरुद्ध के हिसाब से किया, अग्नि के विरुद्ध किया, मात्रा के विरुद्ध किया, सात्म्य के विरुद्ध किया, और वायु की मतलब दोषों के विरुद्ध अगर हमने कुछ भी आहार विहार का सेवन किया, संस्कार विरुद्ध किया, वीर विरुद्ध किया, कोष्ठ विरुद्ध किया, जो इतने विरुद्ध बताए, तो इसके वजह से क्या होता है, विरुद्धम तच न हितम, मतलब विरुद्ध अन्न हितकारी नहीं है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि और विरुद्ध अन्न का सेवन करने से क्या क्या नुकसान होता है, तो 102 नंबर का श्लोक देखिए, 102 26 नंबर का चैप्टर में, इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले शांडता होती है, ब्लड कैंसर के पेशेंट में भी लॉस ऑफ लिबिडो, नपुंसकता हो सकती है, क्योंकि विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहा है। भले वो ब्लड कैंसर डायग्नोज किया गया है, मतलब उसमें ल्यूकेमिया वाले सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन विरुद्ध अन्न का सेवन हो रहा है, इसलिए शांडता हो रही है, आंधे होता है, आंखों से दिखना कम होता है, विसर्प होता है, फिर उसके बाद में उदर रोग हो सकते हैं, विस्फोट हो सकता है, उन्माद हो सकता है, भगंदर हो सकता है, ये सारे सिम्टम हमें दिखते हैं। मूर्छा होता है, मद होता है, आदमान होता है, गलग्रा होता है, पांडु होता है, फिर आमय रोग, आम विष ऐसा हो जाता है, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, फिर शोथ, अम्ल, पित्त, ज्वर, पीनस, फिर संतान दोष, बच्चों में भी वो ब्लड कैंसर का वो सब जाता है और मृत्यु तक हो जाती है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि थर्ड स्टेज में ब्लड कैंसर वाला पेशेंट गया, ये हमारा बताया है कि विरुद्ध अन्न का सेवन किया तो मृत्यु होती है, ये सारा चीज बताया है, लेकिन हम लोग इस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं है। हम लोग केवल केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो मॉडर्न डायग्नोसिस होता है और क्या चिकित्सा होता है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि हेतु निकालिए, हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए, कैसे दोष दुष्ट समूर्छना हुई, कौन से अन्नपान का सेवन किया जा रहा है,
और दिन में सोया जा रहा है क्या, रात को जागरण हो रहा है क्या, चिंता किया जा रहा है क्या, क्रोध किया जा रहा है क्या, उसका इफेक्ट जरूर माइंड पे, बॉडी पे होता है और वह कैंसर की तरह वो बन जाता है। अब इसी तरह से रक्त दोषजार होगा। ब्लड कैंसर के पेशेंट जो है उनको कुष्ठ हो सकता है, विसर्प हो सकता है, पिड़का, रक्त पित्त, अश्रिकधर। अध्याय नंबर 28 में आप 11 नंबर 12 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें ऐसा बोल रहे हैं, रक्त प्रदोष रोगा, कुष्ठ विसर्प पीड़का, रक्त पित्तम अश्रिक धरा, गुड मेडास पाकश प्लीहा गुल्मौथ विद्रति। मतलब विद्रति रोग हो सकता है, गुल्म हो सकता है, प्लीहा रोग, गुद मेड पाक, फिर नीलिका कामला व्यंग, पिपलस तिल काल कहा, दद्रु चर्मलम शुत्रम पामा कोठास्त्र मंडलम। मतलब दद्रु हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकता है, फिर कोट उत्कोट हो सकता है, मंडल कुष्ठ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चीजें बताई हैं जो हो सकता है और हमें उसको ध्यान में रखते हुए ही हमेशा ये सोचना चाहिए। दूसरा ये बता रहे हैं कि अनुबंध और अनुबंध, ऐसा बता रहे हैं कि कभी कभी स्वतंत्र दोष रहते हैं, कभी कभी परतंत्र दोष रहते हैं और उसके वजह से व्याधियां भी स्वतंत्र या परतंत्र रहती है। तो हमें वो भी कंसिडर करना चाहिए कि ब्लड कैंसर है तो स्वतंत्र व्याधि है कि परतंत्र व्याधि है, मतलब मेन और कोई व्याधि हो रही है क्या, और स्वतंत्र रूप से हो रही है या परतंत्र रूप से होती है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, हमें समझ आता है। फिर इसमें हमें यह भी देखना है कि रक्त प्रदोषज, रक्त की दुष्टि करने के लिए, वह रक्तवत स्रोतज को दुष्ट करने के लिए क्या चीज, विदाही अन्न पानानि स्निग्धोष्टानि द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजतम च आतपान लो। ये जब बता दिया है कि धूप का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, हवा का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फिर उसके बाद में क्रोध का सेवन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में विदाही अन्नपान का सेवन कर रहे हैं, स्निग्ध और उष्ण द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, द्रव पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उससे भी रक्त की दुष्टि हो जाती है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि और एक और चीज मूल स्थान बता रहे हैं, शोणित वाहनम स्त्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाचा। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट में यकृत और प्लीहा की दुष्टि जरूर दिखती है, या तो हेपेटाइटिस दिखेगा, हेपेटोमेगाली दिखेगा, स्प्लीनोमेगाली दिखेगा। ये सारी बातें जब हम लोग देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ इस तरह का ही ये व्याधि है और इसी तरह से हमें चिकित्सा करना है। अब हमें हमें व्याधि समझ गया, आयुर्वेद की दृष्टि से हम लोग समझ रहे हैं। अब मैं एक एक व्याधि लेता हूं जो रक्त की दुष्टि की वजह से शरीर में पाया जाता है और उस हिसाब से हम लोग चिकित्सा करते हैं। ब्लड कैंसर का मतलब केवल ये नहीं है कि सिम्टम्स का ही चिकित्सा करना है, हमें अनुषंग रूप में कौन सी व्याधि दिख रही है, मतलब वो कामला दिख रहा है क्या, पांडु रोग दिख रहा है क्या, रक्तपित्त दिख रहा है क्या, वातरक दिख रहा है, विसर्प दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो अगर वो कामला के सिम्टम आ रहे हैं, आप लोग कभी भी देखिएगा ब्लड कैंसर के पेशेंट का एनालिसिस करिए, या तो आप गूगल पे सर्च करिए और फीडबैक लिखिए कि जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमोनी लिखा है कि हमने ये किया वो किया, तो उसमें सिम्टम्स पढ़िए। तो और अगर आप लोग पेशेंट देख पाते हैं तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको लाइव पेशेंट भी देखने को मिल रहे हैं। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट में अगर कामला रोग हुआ है, जॉन्डिस की कंडीशन है, तो चिकित्सा क्या बता रहे हैं कि बहुपित्त कामला और रुद्बत कामला, इस पे पहले डिफ्रेंशिएट करिए कि मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस है, वो पहले आप लोगों को देखना है। और कामला की चिकित्सा क्या बताए, तो कामलई तो विरेचन ही, कामला रोगी को विरेचन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसी तरह से वंगसेन ने बोला है, रेचराम कामला आर्ता स्निग्धस्यादो प्रयोजित तथा प्रश्मनी कार्य क्रिया वैद्य विजानता। मतलब बहुपित्त कामला में शुरुआत में स्नेह पूर्वक मृदु विरेचन देना चाहिए, मतलब स्नेह पान कराइए, तो उसके लिए आप अच्छा घृत पान कराइए, या फिर आप दाढ़ीमादी घृत खिलाइए, या कटुकादि घृत, पंचतिक्त घृत, कोई भी घृत का पान करा के मृदु विरेचन करना चाहिए। स्नेहन के लिए कटुकादि घृत बोला है, त्रिफला घृत बताया है, हरिद्रा घृत बताया है, तिक्त घृत बताया है, इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया फायदा होता है। जब सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ जाए तो ब्लड कैंसर के पेशेंट को, और कामला उसका सिम्टम है, तो उसमें आपको मधुर तिक्त कषाय रसात्मक शीत वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है जो पित्त का भी शमन करे और शोधन करे। तो उसमें आरगवध सबसे अच्छा दवाई है, आरगवध पित्त का भी शमन करता है, पित्त को निकालता भी स्तंसन कार्य करके। द्राक्षा है, आमलकी है, निशोत्तर है, कुटकी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें यकृत की दुष्टि भी होती है और पित्त का भी शमन करना होता है। तो शमन द्रव्यों में ब्लड कैंसर के पेशेंट विद जॉन्डिस ऐसा सिम्टम अगर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है, जो आरोग्य वर्धिनी बट्टी आरोग्य देती है, यकृत के कार्य को अच्छा करती है, सार किट विभाजन को अच्छा करती है, और वह यकृत की शुद्धि करती है, रक्तवत स्त्रोतस पे भी काम करती है। तो इसलिए आरोग्य वर्धिनी बट्टी को 2-2 गोली सुबह शाम, उसका दूध अनुपान रहता है या अलग अलग अनुपान के साथ आरोग्य वर्धिनी बट्टी ब्लड कैंसर में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सुशेखर रस जो है
वह साम पित्त का पचन करता है और सामावस्था को निकाल के पित्त का शमन कर देता है। इसलिए सुचेकर रस, आप लोग मेरा वीडियो देखिए, मैंने सुचेकर रस पे बहुत अच्छा से लेक्चर दिया है, वह कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या घटक द्रव्य, उसमें आपको मिल जाएगा। तो सुचेकर रस को ब्लड कैंसर विद जॉन्डिस ऐसा अगर सिम्टम है तो वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंद्रकला रस, यह पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है और रक्त वाहिनियों पे अच्छा काम करता है, शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, यकृत पे कार्य करता है। क्योंकि रक्त वाहिनियों को रक्त पे काम करेगा तो यकृत उसका मूल स्थान है, उस पे काम होगा, तो चंद्रकला रस बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ताम्रकल्प जितने भी हैं, जो भी ताम्र भस्म से बनाए हुए कल्प हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है ब्लड कैंसर के पेशेंट में, लिम्फ नोड तो एनलार्ज्ड है ही, और उसके साथ में अगर यकृत प्लीहा बढ़ा है और एसजीओटी एसजीपीटी ब्लड काउंट बढ़ा है, तो आप लोग आरोग्यवर्धिनी को तुलसी का स्वरस जो है, क्योंकि उसमें ताम्र रहता है, तो तुलसी का स्वरस 50 ml सुबह, 50 ml दोपहर, 50 ml शाम को ऐसे देंगे, 3-4 दिन में एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल आ जाता है। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वहां पे ताम्र है और वह तुलसी जो है वह यकृत को उत्तेजना करके यकृत की शुद्धि करता है, इसलिए तुलसी का फ्रेश तुलसी का स्वरस बना के कर दे, बहुत बढ़िया काम होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारा प्रैक्टिकल है और मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ। इसी मेथड से सर ब्लड कैंसर को ठीक करते हैं और मैंने हजारों पेशेंट सर के पास भी देखे हैं और मेरे प्रैक्टिस में भी जो भी मेरा अभी 20 साल का अनुभव में जितने पेशेंट आए उनको मैंने इसी मेथड से ठीक किया है। पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो गए और मैंने बताया कि 3-4 महीने में भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट, कभी कभी वो 1 साल में होते हैं, कभी 1.5 साल में होते हैं, लेकिन 100% ठीक होते हैं। हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है वो अगर बेसिक समझ के अगर किया जाए, पेशेंट ठीक हो जाता है। और न एलोपैथी साइंस इसको अभी तक ये मान ही नहीं पाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट, हम लोग किस तरह से इलाज कर रहे हैं, क्योंकि हम हेतु पे काम करते हैं, संप्राप्ति पे काम करते हैं, अग्नि पे काम करते हैं, स्त्रोतस पे काम करते हैं। इसी तरह से कुमारी का स्वरस जो है, मतलब एलोवेरा का जो जूस है और उससे बनाया हुआ कुमारी आसव है, इसका प्रयोग अगर हम लोग इसमें करते हैं तो बहुत बढ़िया काम होता है। उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी, सुक्षेकर रस, शंख भस्म, इसका मिश्रण अगर देते हैं एरंड पत्र के स्वरस के साथ, तो एरंड पत्र का स्वरस अनुलोमन भी करता है और वह वातहराणम श्रेष्ठ, वायु का भी शमन करता है और ब्लड कैंसर में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कामदूधा है, मौक्तिक कामदूधा है, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। वंग भस्म का प्रयोग करते हैं तो ब्लड कैंसर के पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर रुद्धपद कामला है तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और तिल पिष्ट निवमल प्रवृत्ति हो रही है ब्लड कैंसर के पेशेंट को, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सीबीडी में, सेंट्रल बिलियरी डक्ट में, तो इसके वजह से जो शाखागत जो पित्त है वह आ नहीं पाता है, इसको शाखाश्रित कामला बोलते हैं। तो इसमें हमें मतलब कफ की चिकित्सा करनी है, वात और कफ की चिकित्सा करनी है, और उसमें हमें रुत्पत कामला की चिकित्सा करते हैं तो शाखा से कोष्ठ में आने लगता है पित्त, फिर बाद में विरेचन और पित्त की चिकित्सा करनी है। तो इसलिए रुत्पत कामला की चिकित्सा में क्या बता रहे हैं, त्रिक्षाम्ले कटु रुक्षाष्णे लवणेश्चाव्युपक्रम आपित्त रोगा च कुतो वायुश्चा प्रशमात् भवेत् स्वस्थानगते पित्ते पुरुषे पित्त रंजिते निवृत्तोपद्रवस्यास्य पूर्व कामलिको विधिः। इसका मतलब यह है कि रुत्पत कामला में स्नेहन नहीं कराना है, स्नेहन कराएंगे तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। हमें चिकित्सा को हमेशा सोचना है कि कौन सा कामला है कौन सा नहीं है, तो इसमें पूरी तरह से स्नेह वर्ज्य बोला है और कफ का शोधन के लिए तीक्ष्ण विरेचन देना है। बहुपित्त कामला में मृदु विरेचन बोला स्नेहन करके, इसमें तीक्ष्ण विरेचन स्ट्रॉन्ग विरेचन देना है। विरेचन के लिए तीक्ष्ण द्रव्य जो है त्रिवित है, दंती है, कुटकी है, जयपाल है, जमाल गोटा का जो द्रव्य है जैसे कि ये है नाराज रस है, इच्छा बेदी रस है, और जिसमें जमाल गोटा है उसका काढ़ा बना के आप या गोली के फॉर्म में अगर दें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से उष्ण तीक्ष्ण कटु रस के और लेखन द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि यह कफ के अवरोध से ही रुत्पत कामला हुआ रहता है। तो इसमें हमें ताम्र के कल्प भी यूज कर सकते हैं, शुद्ध ताम्र भस्म यूज कर सकते हैं रुत्पत कामला में, आरोग्यवर्धिनी वटी कर सकते हैं, सुशेखर रस, कफ कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, इसका प्रयोग करते हैं। त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग 3-3 माशा में सुबह शाम करते हैं, तो यह बहुत बढ़िया रुत्पत कामला में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कुमारी आसव नंबर 1 का भी प्रयोग अनुपान के रूप में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जब शाखा से कोष्ठ में पित्त आने लगता है, मतलब मल को कलर आने लगता है पीला, उसके बाद में पित्त की जो चिकित्सा है कि कामली तो विरेचन ही, उस तरह से हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से खाने पीने पे भी हमें ध्यान देना है कि हमें लघु संतर्पक कारक आहार देना है, पुराना चावल देना है, जांगल मांस रस देना है, मतलब ये ब्लड कैंसर को जिस तरह से रक्त पित्त की और कामला की चिकित्सा होती है वह अगर दें बहुत बढ़िया काम होता है।
कुंभ का अम्ला भी अगर कभी कभी हो जाता है कि लिवर सेरोसिस होने लगता है, लिवर में बहुत ज्यादा ऐसे पैथोलॉजी होने लगते हैं ब्लड कैंसर की वजह से। और हम लोग ना ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर से ना वो डरा देते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा डराते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, अब तो हिपेटोमेगेली हो गया, अब तो सिरोसिस हो गया, अब तो एसाइटिस हो जाएगा, अब ये होगा वो होगा। ऐसे ना पेशेंट बहुत ज्यादा डरता है कि कैंसर ने लीवर को डैमेज कर दिया। और ठीक है कर दिया, लेकिन उतना घबराने वाली बात नहीं है, वो कुंभ का हमला हो सकता है। तो उसमें ये तो हमारे ग्रंथकार भी बोलते हैं कि कुंभ का हमला हो जाता है, तो इसमें हमें सर्वांग शोथ हो जाता है और कृच्छ साध्यावस्था होती है, तो हम कुंभ का हमला की चिकित्सा करेंगे ना। उसी तरह से पानकी नाम का एक व्याधि हो सकता है, हलीमक हो सकता है, तो उसका जैसे जैसे चिकित्सा बताए, जैसे गुडुचि स्वरस, हलीमक में बहुपित्त कामले जैसे चिकित्सा करना है, लेकिन गुडुचि सिद्ध स्वरस अगर दे दिया जाए या काढ़ा दे दिया जाए या भैंस का घी दे दिया जाए, तो वो दे के फिर विरेचन करा दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। विरेचन के लिए त्रिवित और आम्लकी का प्रयोग करते हैं। फिर विरेचन के बाद मधुर द्रव्य से सिद्ध घृत है, जैसे कि दाढ़ी मादी घृत है, वो अम्ल रसात्मक रहता है। मधुर रसात्मक जो द्रव्य है जैसे कि द्राक्षा घृत है, उसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, वो पित्त का शमन करता है, हलीमा के लिए बहुत अच्छी दवाई है। बलादी घृत है, उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसी तरह से तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे वासा घृत अगर देते हैं तो कामला में बहुत अच्छा काम करता है। रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है, उसमें भी अच्छा काम करता है। कुटकादि घृत, कटुकादि घृत है, किरात तिक्तादि घृत है, उसका प्रयोग करते हैं। तिक्त रसात्मक द्रव्य देते हैं तो बहुत अच्छा हलीमक में अच्छा काम करता है। इसी तरह से शीर बस्ती दिया जाता है, यापना बस्ती, अनुवासन बस्ती दिया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से द्राक्षारिष्ट अगर हलीमक जैसी कंडीशन है, ब्लड कैंसर प्लस, और पेशेंट को पहले ब्लड कैंसर हुआ और फिर कामला हुआ, उसके बाद में हलीमक हुआ, तब हम लोग को द्राक्षारिष्ट, अभ्यावले, अगस्त हरितकी, पिपल्यावले ये जब देते हैं। कभी भी होता है कि अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि, जितना अभ्यास करते हैं उतना दृष्टि हमारा अच्छा होता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना हम पेशेंट देखेंगे, पेशेंट का एक्सपोजर होगा, उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए ब्लड कैंसर के पेशेंट जब भी आए तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये ठीक होगा कि नहीं, आपको ठीक करना ही करना है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। जब कभी कभी हमें रक्त पित्त जैसी व्याधि दिख रही है ब्लड कैंसर में, तो हमें पहले तो तीन तीन चार मैंने व्याधि बताया कि वह ब्लड कैंसर उसकी वजह से हो सकता है। सबसे पहले मैंने स्त्रोतोजन्य रक्तवत स्त्रोतस का अवरोध हो गया, इसकी वजह से जब WBC बढ़ रहे हैं तो हमें वहां पे जो रक्त पित्त हरी क्रिया वो बताए, विरेक उपवास, शोणित श्रावण, ये जो विधि शोणित अध्याय में बताया वो दे देना है। उसी तरह से रक्त का प्रसादन करना है तो हमें जीवनीय गण का प्रयोग करना है, हमें वर्ण गण का प्रयोग करना है, हमें शोणित स्थापन गण का प्रयोग करना है। वह एक हो गया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मैं बहुत सारे ऑप्शन बता रहा हूँ जो आपको जरूर काम आने वाला है, सारा चीज नहीं देना है, ये सारे ऑप्शन है, इन सब का प्रयोग करते हैं तो ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग अगर यकृत और प्लीहा की वृद्धि हो रही है तो उसमें हम लोग रोहितक घृत का प्रयोग करते हैं और काल मेघ का चूर्ण करते हैं। अगर प्लीहोदर है तो रोहितक घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो वो हमें देखना है, उस तरह से चिकित्सा करना है। अगर रक्त पित्त ऐसा मेन व्याधि अगर हमें दिख रहा है तो हमें रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त है, ऊर्ध्वग रक्त पित्त है, तीरक रक्त पित्त है, वह हमें डायग्नोज करके अधोग में हमें वमन कराना है। अगर ऊर्ध्वग है तो विरेचन कराना है, और तिर्यक है तो हमें कोशिश करना है कि उसको हम शाखा से कोष्ठ में लाएं और हमें चिकित्सा करके शमन चिकित्सा वगैरह करके हम उसको करने का कोशिश करते हैं। और उसमें जैसे बताया कि लंघन करना आना है, तर्पण देना है, फ्रूट जूस देना है ऊर्ध्वकृत पित्त में, अधोग में हमें ये देना है मंडपेय या बागु ऐसा देना है। फिर उसके बाद में रक्त बोल, नाग केशर, इनका प्रयोग कर सकते हैं। रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त तो बोल परपटी, बोलबद रस का प्रयोग कर सकते हैं ब्लड कैंसर में, क्योंकि ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। उसी तरह से उशिर है, चंदन है, हल्दी है, दारू हरिद्रा है, यष्टि मधु है, मुस्ता है, मंजिष्टा है, पद्मकाष्ठ है, मौक्तिक पिष्टि है, गैरिक है, प्रवाल है, ऐसे शीत वीर्यात्मक, तिक्त रसात्मक, पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो रक्त पित्त जैसा अगर ब्लड कैंसर दिख रहा है हमें तो हमें रक्त पित्त की चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वड़ है, औदुंबर है, जामुन है, कांचनार है, ऐसे शीरी वृक्ष के द्रव्य, इनकी छाल है, इनका ले लिया, पंचवलकल क्वाथ दे दिया, मोचरस दे दिया, आम्र बीज की मज्जा दे दिया, बहुत बढ़िया काम करता है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में अगर विरेचन कराना है तो आरगवद है, आमलकी है, निशोत्तर है, हरितकी है, द्राक्षा है, यष्टि मधु है, कुटकी है, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हमें रक्त पित्त की पूरी चिकित्सा करनी है। और इसमें और भी बहुत सारे द्रव्य बताए हैं, जैसे कि गोदंती भस्म है, लाक्षा का चूर्ण है, और वासावले है, शंख भस्म है, सुचेकर रस है, स्वर्ण सुचेकर रस, लघु सुचेकर रस,
फिर उसी तरह से अगर मूत्र मार्ग से रक्त प्रवृत्ति हो रही है ब्लड कैंसर में, और रक्त पित्त जैसे सिम्टम है, सारा हमारा डायग्नोसिस हो रहा है कि वह अधोक रक्त पित्त है, तो हमें वो WBC बढ़ा हुआ है वो तो हमको समझ आ रहा है, लेकिन वो रक्त पित्त है क्या, वो हमें डायग्नोस होना चाहिए। तो उसमें गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रकला रस, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, फिर कामदूधा रस, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम होता है। नाग केशर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वो गले में अटक जाता है, ग्रंथिल हो जाता है, तो रक्तपित्त में बताया कि क्षार का प्रयोग, मृदु क्षार का प्रयोग करना है, तो कमल लाल क्षार है उसका प्रयोग करते हैं। या कबूतर का बीट होता है, मतलब पुरुष होता है, उसका खिलाते हैं, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पलाश है, प्रियंगु का क्षार है, पलाश का क्षार है, फिर यष्टि मधु, बीजक, इनका जो क्षार है इनका प्रयोग करते हैं तो रक्त पित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी विसर्प जैसे सिम्टम आते हैं। विसर्प में आप लोगों को पता है कि सांप के चलने की तरह ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। विसर्प त्वचा रक्त मांसलसिका, इसकी दृष्टि होती है। पित्त दोष जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, रक्त धातु की दृष्टि होती है। ऐसा जब सिम्टम आता है तो इसमें चिकित्सा क्या बता रहे हैं, पूर्वम विसर्पेशु कुर्या लंघन रुक्षण, मतलब अगर उन्होंने स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का सेवन किया है, बहुत ज्यादा तेल का सेवन किया है, उष्ण पदार्थों का सेवन किया है, तो हमें स्निग्धता को कम करना है, विसर्प को ठीक करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं विसर्प में लंघन कराना है। पूर्व में विसर्पेशु कुर्याद लंघनम, मतलब लंघन कराना है, आम दोष का पचन करना है, स्त्रोतस की शुद्धि करना है, तो लंघन करना है। तो स्नेह स्नेह गुण से ये बढ़ा हुआ है, स्निग्ध गुण से, तो रुक्षण करना बहुत जरूरी है। तो उसमें जौ का आटा आप खिला दीजिए, त्रिफला दे दीजिए। ऐसे जो रुक्ष पदार्थ है उनका सेवन कराना है। जो भी अपने चूर्ण है, जैसे कि किरात तिक्त है, वो रुक्ष बहुत ज्यादा होता है, कुटकी है वो रुक्ष है, पित्त का भी शमन करेगा, विसर्प में भी काम करेगा, और ऐसे रुक्ष द्रव्यों का सेवन करना है, तो वो रुक्षण करना है। फिर विसर्प में विरेचन बोला है, फिर उसके बाद में वमन बोला है, फिर लेप बोला है, परिषेक बोला है, रक्त मोक्षण बोला है। इसी तरह से बहुत सारे द्रव्य विसर्प में बताए हैं अपने ग्रंथकारों ने, जैसे कि रक्त दुष्टि को दूर, मैं सारा अपने सर के नोट से बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है ब्लड कैंसर में इस तरह से पूरा देख के और फिर हमें द्रव्य सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें रक्त दुष्टि करने वाले बहुत सारे द्रव्य हैं, फिर तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं, तो जैसे कि चंदन है, कमल है, नीम है, सारीवा, मुस्ता, पटोल, कुटकी, धमासा, पित्त पापड़ा, आमलकी, द्राक्षा, पंचवलकर, गुड़ुचि, निशोत्तर, चिरायता, त्रायमाणा, शतावरी, मौक्तिक, प्रवाल, गैरिक भस्म, भृंगराज, वासा, जित साया, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से चंद्रकला, देखिए जितना भी मैं व्याधियां बता रहा हूँ इसमें कुछ कुछ दवाइयां कॉमन आ रही हैं, रक्त पित्त में भी वो आ रही हैं, फिर उसके बाद में मैं जो जो बता रहा हूँ कामला में भी आ रही हैं, भोपित कामला, रुत्पत कामला, हलीमक में भी कॉमन आ रही है दवाइयां। तो चंद्रकला रस है, आरोग्यवर्धनी बटी है, गंधक रसायन, ये विसर्प में क्योंकि त्वचा में ये गया है तो हमें वहां का पित्त को शांत करना है, और त्वचा रक्त मांसलसिका ये जो चार दुष्ट हैं उनको ठीक करना है, तो गंधक रसायन बेस्ट है। सूक्ष्म त्रिफला, उशिरासव, सारीवाद्यासव, चंदनासव, इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से विसर्प में तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, लंघन और वमन करने के बाद तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, रुक्ष और शीत द्रव्यों का, क्योंकि वहां पे स्निग्ध गुण और उष्ण गुण से विसर्प हुआ रहता है। स्निग्ध और उष्ण का सेवन ज्यादा करने से, और यही विधि शोणित अध्याय में भी स्निग्ध और उष्ण का सेवन करने से ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर स्निग्ध का ऑपोजिट क्या है, रुक्ष, और उष्ण का क्या है तो शीत। ऐसे हमें विसर्प में चिकित्सा बताया और एकदम क्लियर कट है, कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसमें नीम, खदीर, गुड़ुचि, इंद्र, इनका काढ़ा पीने के लिए बोला है। जित साय का मूल है, गंधक रसायन का प्रयोग करना है। लेप कर्म, अगर ब्लड कैंसर है और स्किन में विसर्प हुआ है तो दशांग लेप का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से रक्त मोक्षण है, विरेचन है विसर्प में, बहुत बढ़िया बताया। इसी तरह से तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जो है वह बहुत बढ़िया काम करते हैं। सुगंधी द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं। भूनिम्बादी क्वात, दुरालबादी क्वात, दुर्वा घृत का प्रयोग करते हैं, वृषादि घृत का प्रयोग करते हैं। अगर दाह और ज्वर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो चंद्रकला रस, मौक्तिक कामदुधा का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। शब्दौत घृत का प्रयोग होता है। चंदन कर्पूर का लेप करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वात प्रधान विसर्प है, ब्लड कैंसर है, वात प्रधान विसर्प है, तो सबसे पहले तिक्त घृत देना है, रुक्षण पहले करना है, उनको रुक्ष द्रव्य पहले देना है, दीपन पाचन करना है, रुक्षण करना है, लंघन करना है, उपवास करना है, उसके बाद में तिक्त घृत देना है। स्टार्टिंग में अगर तिक्त घृत देंगे तो विसर्प बढ़ जाता है, तो पहले रुक्षण फिर तिक्त घृत, यह वात प्रधान कुष्ठ में बताया, वात प्रधान विसर्प में बताया।
पित्त का अनुबंध है तो पहले तो स्नेहन वर्ज्य होता है, और उसमें बोला है कि तिक्त द्रव्यों से सिद्ध, महातिक्त घृत हो गया, पंच निम्ब घृत हो गया, पंच तिक्त घृत हो गया, इन सब का गुगुल तिक्त घृतम हो गया। पित्त प्रधान में ऐसा बोला है कि शुरुआत में स्नेहन वर्ज्य होता है, उसमें जब पित्त का शमन हो गया, साम पित्त को अपने सुचेकर रस से, कामदुधा से, प्रवाल पंचामृत से, या फिर वासा गुडुची ऐसे द्रव्यों से अपने रुक्षण करा लिया, उसमें पहले अपने सामता को कम कर दिया, स्निग्धांश को कम कर दिया, उसके बाद में विकृत जो स्निग्ध गुण और उष्ण गुण से बढ़ा हुआ है उसको आपने शांत कर दिया, उसके बाद में पित्त प्रधान है तो उसमें हमें तिक्त रसात्मक द्रव्यों का घृत देना चाहिए, और वो भी अल्प मात्रा में होना चाहिए। और उसमें हमें नीम का प्रयोग कर सकते हैं, गुडुचि, रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, इनका प्रयोग करते हैं। अब ये सारे द्रव्य हैं, रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, ये सारा वर्णगन में भी बताया है, और इसमें तो इसका एक दूसरे से रिलेशन है, और हमें ब्लड कैंसर को इसी तरह से करना है। उसी तरह से विसर्प में रक्त मोक्षण बहुत अच्छा मेन बताया है, विसर्प में रक्त दुष्टि होती है उसका चिकित्सा करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब ये आइडिया कैसे आया हमारे गुरु लोगों को कि हमें विसर्प, रक्तपित्त ये सब कैसे करना है? तो हमारे सर लोगों ने क्या किया, ब्लड कैंसर के 1000 पेशेंट लिए मेरे जमदग्नि सर ने, और 1000 पेशेंट देख के उनके सारे सिम्टम लिख लिए। सारे सिम्टम जब वो लिखते गए तो कुछ पेशेंट और नाम और ये सब लिखते गए, कुछ पेशेंट को विसर्प जैसे लक्षण थे, कुछ पेशेंट को रक्तपित्त था, कुछ पेशेंट को वात रक्त था, कुछ पेशेंट को कामला था, कुछ पेशेंट को पांडु रोग था। सर ने ऐसा देखा कि ये ब्लड कैंसर के पेशेंट है, ये डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है, ये तो एलोपैथी ने बता दिया, वो सीबीसी करके बता दिया, लेकिन आयुर्वेद की सारी व्याधियां दिख रही हैं, तो सर को बहुत इंटरेस्ट आया। उन्होंने रक्तपित्त बढ़ा, रक्तपित्त हुआ है तो रक्तपित्त की चिकित्सा किया, विधि शोणित अध्याय को ध्यान में रखते हुए, किसी को और फिर जीवनी गण को भी देखते हुए वो भी एक साइड चलाया, और फिर वो व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, वो पेशेंट ठीक हो गए। फिर सर को और उत्साह है, ऐसे 1000 पेशेंट हुए, फिर सर ने 1000 और पेशेंट लिए, उन पे रिसर्च किया और आयुर्वेद का चिकित्सा अप्लाई किया, एकदम बेस्ट रिजल्ट आता है। फिर उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग भी करो तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोग को भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, और कभी कभी गांठ बहुत ज्यादा बन जाती है, तो उसके लिए ग्रंथि विसर्प आप देखिए, ग्रंथि विसर्प जब बताया है गांठ हो गई है, तो ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा वाग्भट में बहुत बढ़िया बताया है, वाग्भट संहिता में। लेकिन ग्रंथि विसर्प क्या होता है, ऐसा बता रहे हैं कि ग्रंथि विसर्प या कफ वातात्मक टाइप का विसर्प होता है, इसमें कफ से अवरुद्ध वायु कफ के साथ दुष्टि करके ग्रंथि उत्पन्न करती है। तो आप लोग ब्लड कैंसर में देखिए ग्रंथि हो ही रही है, यही चीज अपने माधव निदान में और चरक संहिता में बताया कि ग्रंथि उत्पन्न करता है। त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस, इसमें बहुत ज्यादा अधिक प्रमाण में दुष्टि होती है, यह हमें दिखता है ब्लड कैंसर में। उसी तरह से लंबाकृति, गोल, छोटी और बड़ी ग्रंथियों की माला उत्पन्न हो जाती है, यह हमें दिखता है ब्लड कैंसर में। ग्रंथि विसर्प पूरा मैच हो रहा है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि ये ग्रंथियां आरक्त वर्ण की होती है, रेड कलर की होती है, ये हमें दिखता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, यह हमें दिखता है ब्लड कैंसर में, जो लिम्फ नोड बढ़े हुए रहते हैं, ग्रंथि होता है, ये दिखता है हमें। ज्वर भी होता है, श्वास होता है, कास होता है, मुख शुष्कता होती है, मुंह सूखता है, अतिसार होता है, हिक्का होते हैं, छर्दी होता है, भ्रम होता है, ये सारे सिम्टम दिखते हैं। मोह होता है, व्यावर्ण होता है, मूर्छा होता है, अंग भंग होता है, अस्थि भंग, ऐसे वेदना होती है। ये जो बताया है वो सारा चीज दिखता है हमारे पेशेंट में, हमें बस उसको देखना है, मैच करना है। फिर इतना मजा आता है कि फिर ग्रंथि विसर्प में दादिक घृत वगैरह बताया, वही सब हम चिकित्सा देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मांसार्बुद के अगर लक्षण दिख रहे हैं, ब्लड कैंसर अगर मेटास्टेसिस हो के बढ़ के अगर हमें वो कहीं और संप्राप्ति जा रही है तो उसमें हमें अर्बुद की चिकित्सा करनी है। तो अर्बुद की चिकित्सा में क्या बताया है कि वातज अर्बुद के लिए स्वेदन करना है, उपनाह स्वेद करना है, श्रृंग की सहायता से रक्त मोक्षण करना है, सभी वातग्न उपचार करना है। पित्तज अर्बुद है, पित्त वाले दाह पाक वगैरह हो रहे हैं तो उपनाह करना है, पुल्टिस करना है, मृदु विरेचन देना है, प्रियंगु का प्रयोग करना है, रसांजन का प्रयोग करना है, लोद्र का प्रयोग करना है, यष्टि मधु का प्रयोग करना है, शहद के साथ लेप लगाना है, और जलाकावचरण करना है। अभ्यंतर दवाई में द्राक्षा का प्रयोग करना है, त्रिविध का प्रयोग करना है, आरक से सिद्ध घृतपान का प्रयोग करना है, मधु शीघ्र क्वाथ का प्रयोग करना है, वो ग्रंथि और विसर्प इन सबको ठीक कर देता है। उसी तरह से और अर्बुद को भी ठीक करता है। कफज अर्बुद है तो वमन विरेचन रक्त मोक्षण अपेक्षित है, रक्त मोक्षण लाभुक से किया जाता है। वमन विरेचन के द्रव्यों का प्रयोग हम लोग वमन और विरेचन वाले जितने भी द्रव्य हैं उनको हम लेप के रूप में वहां प्रयोग करते हैं, तो उष्ण वीर्य होने से वह लेप करने से ग्रंथियां पूरी तरह से डिजोल्व होने लगती है। इसी तरह से शार्क द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, गोमूत्र के साथ लेप करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रंथि विसर्प में या अर्बुद में बहुत बढ़िया काम करता है।
उसी तरह से अर्बुद में पाक नहीं होता। तो इन्होंने ग्रंथकारों ने बोला है कभी कभी कृमिजन्य भी संप्राप्ति होती है, पेट में भी कृमि हो सकते हैं, पुरुषज कृमि हो सकता है, कफज कृमि हो सकता है, तो हमें कृमि की चिकित्सा करनी है। तो कृमि की चिकित्सा के लिए क्या है, निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, आशापक, फिर से बोलता हूँ, आशापक, निदान परिवर्जन करना है, आशापग्रस्त करना है, प्रकृति विघात करना है। ये जो क्रम बताए, मतलब आप पेशेंट को गुड़ खाने के लिए देंगे और वो कृमि जो है वो पूरा गुड़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल्स को छोड़ के गुड़ खाते हैं, गुड़ की तरफ आते हैं। फिर निदान परिवर्जन कर दिया, मीठा उठा बंद कर दिया, दिन में सोना बंद कर दिया, अभिसंधि पदार्थ बंद कर दिया, और फिर आशापकर्ष कर लिया, फिर प्रगति विघात, उनका ये पूरी तरह से विरेचन करके हमें शोधन करना है और वह फिर से ना हो उसकी चिकित्सा करना है। तो कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस, विडंगा रिश, कृमि गण का काढ़ा, ये सब जब हम देते हैं तो ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि कृमि का भी इसमें इतिहास दिखता है। कभी कभी मेदो अर्बुद रहा है तो स्वेदन देना है, प्रच्छान कर्म करना है। उसी तरह से चंद्र प्रभा, शिलाजित का प्रयोग करना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसी तरह से रक्तार्बुद है, मासार्बुद है, उसी सब से हमें चिकित्सा करना है। पुराण घृत का प्रयोग करना है, और बहुत सारी दवाइयां हैं। मैं अर्बुद अगर हम सोच के कर रहे हैं तो उसका भी मैं चिकित्सा बताऊंगा। इसी तरह से मैं आपको कल और इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। आज मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर वात्रक्त जैसी संप्राप्ति है तो इसमें तिक्तक शीर का प्रयोग करते हैं, और वात्रक में शोधन करना है तो स्नेहन शोधन देकर विरेचन करना है। वात्रक, गाउटी अर्थराइटिस जैसे भी सिम्टम आ जाते हैं तो निरूबस्ती का प्रयोग करना है, फिर शोधन करना है तो अभ्यंग का प्रयोग करना है, स्नेह, फिर स्नेहपान करना है, और इसी तरह से तिक्तक शीर बस्ती का प्रयोग करना है, रक्त मोक्षण करना है। इसी तरह से रक्त मोक्षण तो वात्रक की श्रेष्ठ चिकित्सा है, और विसर्प में भी अच्छी चिकित्सा है, तो वह करना है। तो श्रृंग जलावका, सूचिवेद, सिरावेद, ये सब करना है। उसी तरह से इसमें भी देखिए वही वनस्पति आ रही है, तो दारू हरिद्रा, श्वेत चंदन, पद्मकाष्ठ, इसका प्रयोग करना है। शतावरी मूल का लेप करना है। उसी तरह से शतपाकी शीर बला तेल का बस्ती देना है। सहस्त्रपाकी शीर बला तेल का बस्ती देना है। तिक्तक शीर बस्ती देना है। फिर गुडुची, मंजिष्ठा, सारिवा, परपटक, कुमारी, नीम, निर्गुंडी, दशमूल, फिर शतावरी, जीवनीगण के द्रव्य, एरंड, त्रिफला, रासना, ये सब अगर देते हैं। उसी तरह से अमृता गुगुल, अमृता घृत का प्रयोग करते हैं। कैशोर गुगुल, अमृता रिष्ट, गुडुची के चूर्ण, गुडुची का सत्व, गुडुची अधिकवात, संशमनी वटी, इसका प्रयोग अगर करते हैं। और गुडुची जो है वो वात्रक में अच्छा काम करता है, ब्लड कैंसर में तो बेस्ट काम करता है। भूनिम्ब भी अच्छा काम करता है, भूम्यामलकी भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर मौक्तिक कामदुधा, फिर मोती भस्म, मोती पिष्टी, प्रवाल भस्म, सारी व्याध्यासव, महामंजिष्टादिक्वाद, चंदनासव, ये सब का प्रयोग करते हैं। कमल का प्रयोग करते हैं, उशीर, सारिवा, चंदन, नागकेशर का प्रयोग करते हैं। तिक्तघृत, महातिक्तघृत, बहुत सारे द्रव्य हैं। संशमनी वटी, गुड़ुची सिद्ध महेश घृत, इसका बहुत प्रयोग करते हैं। इस तरह से अब जब हम ब्लड कैंसर को आयुर्वेद की दृष्टि से जब ठीक करते हैं, जो सिम्टम दिख रहा है उस दृष्टि से हम लोग चिकित्सा करते हैं। अगर अभी मुझे और भी बताना है इसमें, पित्तोदर, प्लीहोदर, दाल्योदर, उसकी चिकित्सा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एक दिन में ब्लड कैंसर कंप्लीट नहीं होगा, मुझे पार्ट 4 भी करना पड़ेगा, और सुश्रुत का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, और बागभट का भी बताना पड़ेगा। तो वो मैं कल करूंगा, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू बोल के थक गया हूँ। क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे ना आप लोगों से ये जो ज्ञान है हमारे गुरुजी ने सिखाया है, ये दुर्लभ ज्ञान है कि ब्लड कैंसर का इलाज है आयुर्वेद में, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह से हमें सोचना चाहिए ब्लड कैंसर को। और ब्लड कैंसर अगर हो गया तो हम लोग विसर्प देखते हैं क्या, उसमें रक्तपित्त है क्या, वो देखिए, आप समझिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। और फिर चिकित्सा, अगर व्याधि समझ गया, दोष दुष्य समूर्छना समझ गया, हेतु समझ गया, तो कोई भी व्याधि को ठीक करना मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक है, मैं आप लोग को गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सा, आप लोग खुद ही इन सब में और इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, समझेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको, धन्यवाद आपका। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। एक मिनट आप मुझे क्योंकि हैंग हो रहा है, 2 मिनट रुकिए, क्योंकि मैं जब भी ये लेक्चर लेता हूँ ना तो थोड़ा मैं यहाँ पर आता हूँ कमेंट बॉक्स में तो हैंग होता है। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी, आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आप लोग का कुछ मत अलग हो सकता है, तो वो मत जो है आप बताइए, आप लोग का क्या इसके अलावा कुछ क्या कहना है, वो आप लोग कहिए। इंटरेक्टिव सेशन में भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैं अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाना भी सीख रहा हूँ, और मैं अभी, क्योंकि मेरे जो गुरु है ना वो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो मैं अपने गुरु जी के लेवल तक जाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे गुरुजी जब ये चीजें सिखाते हैं ना तो हमें लगता है, ऐसे दिमाग घूम जाता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमने इस तरह से ब्लड कैंसर के बारे में सोचा ही नहीं था।
बहुत बढ़िया है, हमारे सर जी के पास आप आके देखिए। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं कि 20 साल पहले एलोप्रैक्टिस करने के बाद, एलोपैथी प्रैक्टिस करने के बाद आयुष दर्पण से कुछ महीने पहले आपके लेक्चर सुन के आयुर्वेद का हमने किया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर मंजीत जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर किरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। ताराचंद साहू जी बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। एक पेशेंट है, मूत्र में दाह और हाथ पैर में दाह है, यूरिन टेस्ट यूएसजी नॉर्मल है, कफज प्रकृति है, पेशेंट है, पित्त शमक दवाई और विद्ध कर्म के बाद भी रिलीफ नहीं मिला। आप सर मूत्र दाह हो रहा है तो उसका हेतु निकालिए सबसे पहले। मूत्र दाह क्यों हो रहा है? उस वो क्या गरम मसाले चीजें खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं क्या, मतलब पित्तवर्धक वो क्या कर रहा है? और इसमें आप चंद्रकला रस, उशिरासव, चंदनासव, ये सब का प्रयोग करेंगे। दाह प्रशमन गण जो है चरक संहिता में सूत्र स्थान में दाह प्रशमन गण, उसका प्रयोग करेंगे, 100% फायदा होगा। डॉक्टर मोनिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी बोल रहे हैं कि अद्भुत जानकारी देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि इट्स ग्रेट लेक्चर, थैंक यू सर। आपका भी कुछ मत है तो आप लोग भी बताइए। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री शाली हर्ब्स नागपुर बोल रहे हैं कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी थैंक यू, प्रणाम आपको। डॉक्टर पवन शर्मा जी बोल रहे हैं सर यू आर सुपर डुपर टीचर, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर, थैंक यू। डॉक्टर सुनील जी थैंक यू आपका। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर मैं ना असली में केवल थैंक यू और मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं, आप लोग प्रैक्टिस में आगे बढ़िए। प्रैक्टिस में पेशेंट लोग आप लोग का वेट कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे को ऐसा अच्छा डॉक्टर मिले जो हमारा ब्लड कैंसर ठीक करे, क्योंकि एलोपैथी में उसका क्योर नहीं है, आयुर्वेद में है। तो वो आप लोग की तलाश में है, आप लोग उनको मिल जाइए और आप लोग अपनी चिकित्सा को हाई स्टैंडर्ड का बनाइए। आप लोग संप्राप्ति समझिए, हेतु समझिए, दोष दूषित समूर्चना समझिए, ख वैगुण्यता, काल, देश, ये सब प्रकृति, ये सब देख के और चिकित्सा बेस्ट चिकित्सा करिए। आप लोग के पास पेशेंट की लाइन लगेगी और सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट आप सब ठीक कर दीजिए, रोग मुक्त कर दीजिए सबको। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरि शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलराज सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी बोल रहे हैं आप जितना बताते हैं हम सब धनाढ़ महसूस करते हैं, 5 साल कॉलेज में ज्ञान के लिए रिग्रेट करते रहे। कोई बात नहीं, अभी आए तो सब भगवान की इच्छा है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान की इच्छा है, इसीलिए मुझे भगवान ने आप लोगों से मिलाया। और आप लोगों में है, अभी आप लोगों में गट्स है कि आप लोग ना ब्लड कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दें, और आपके लिए इतना इजी जाएगा ना, इतना इजी जाएगा कि बोलेंगे वाह हम ये तो हमारे लिए सिंपल है, हमने रक्त पित्त देखा, स्वतंत्र व्याधि देखिए, परतंत्र व्याधि देखिए, आराम से आप ठीक कर देंगे। डॉक्टर रेखा शर्मा जी प्रणाम आपको। मैं जो बोल रहा हूँ ना स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि, और मैंने इसलिए आप लोगों को पहले विशुद्ध अशुद्ध रक्त क्या होता है वो उसकी चिकित्सा बताया, और उसके बाद में मैंने रक्त पित्त बताया, मैंने आपको कामला बताया, पांडु रोग बताया, उसके बाद रक्त पित्त बताया, फिर उसके बाद में विसर्प बताया, अर्बुद बताया। ये स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि, उस हिसाब से चिकित्सा करेंगे तो बहुत मजा आता है। इतना इंटरेस्टिंग है ना आयुर्वेद, इतना इंटरेस्टिंग है कि क्या बताएं। डॉक्टर पूजा कुला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोले पेशेंट, फीमेल पेशेंट हिस्टेक्टोमी ड्यू टू फाइब्रोमा, आफ्टर दैट कंटिन्यूड योनिदा ऑकर्स, स्टोन 3 mm डिटेक्ट, नो अदर कॉम्प्लिकेशन। इसमें आप हिस्टेक्टोमी हुआ है तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन हो रहा होगा, इसलिए योनिदा हो रहा है। इसमें शब्दोत्घृत लगाइए, पंचवल्कल क्वाथ से धावन करिए, योनि धावन करिए। और स्टोन है तो 3 mm का स्टोन है तो आप जो ये है ना किडनी स्टोन के लिए हजरल यहूद भस्म है, गोक्षरादि गुगुल है, चंद्रप्रभावटी है, बद्राश्म चूर्ण है, अश्मरिहर चूर्ण है पतंजलि का, वो सब दीजिए, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएंगे। पित्त शामक आपको चिकित्सा करनी है तो योनि दाह भी ठीक होता है। श्रद्धाघृत का प्रयोग हम लोग करते हैं तो पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं ल्यूकेमिया में दुर्वा सोरस का रोल। अब देखिए ल्यूकेमिया हुआ है
तो मैंने बोला ना ल्यूकेमिया हुआ है उसमें रक्त पित्त जैसे सिम्टम है, तो रक्त और पित्त, अब ल्यूकेमिया ब्लड की बीमारी है, रक्त और पित्त दूषित होता ही है, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा है, तो हमें पित्त का शमन करने के लिए दुर्वा का प्रयोग, फिर वासा का प्रयोग, उशीर का प्रयोग, सारा पित्त शामक द्रव्य है। यह क्या करता है, दुर्वा जो रहता है मधुर मधुर शीत रहता है, मधुर रस, मधुर विराट, मधुर विपाक और शीत विरात्मक। यह क्या करता है, पित्त का शमन करता है और रक्त का प्रसादन भी करता है। मैं इसके बारे में कल और बताऊंगा। रस पाचक, रक्त पाचक का भी प्रयोग करते हैं, फिर इसमें मेद पाचक का प्रयोग करते हैं, तो ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं इसके बारे में कल और अच्छे से और बताऊंगा आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं आई यूज कांचना आरोग्यवर्धिनी गोक्षुर। हाँ, आप योनि दाह हो रहा है ना आशा जी, तो आपको उसमें कुछ ऐसे पित्त शामक द्रव्य जैसे नीम का काढ़ा दे दीजिए, चंदन का प्रयोग करिए, चंदन आदि चूर्ण का प्रयोग करिए, चंद्रप्रभा का ऐड करिए, चंद्रप्रभा से बहुत अच्छा फायदा होगा। ऐसे पित्त शामक करिए। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी बोले प्लीज सर ल्यूकेमिया वीडियो यूट्यूब पर रखें जी, वो आपने जोशी सर रख देंगे। आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों का भी कुछ अनुभव होगा तो बताइए। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी बोल रहे हैं कि स्टोन के लिए कंटकारी मूल का क्वाथ उत्तम है। आपका बात 100% सही है। दवाइयां बहुत सारी हैं, हर व्याधि पे 1.5 लाख दवाइयां हैं, इतनी सारी दवाइयां भगवान ने हमारे लिए दिया है। आप कोई भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है कि वो व्याधि को आयुर्वेद कैसे दिखता है, आयुर्वेद देखता है। और उन्होंने ये नहीं बोला है कि ल्यूकेमिया का ये है वो है, वो अपना दोष दुष्य समूर्छना को भंग करिए, आपको क्या व्याधि दिख रहा है उसकी चिकित्सा करिए, आपका पेशेंट जरूर ठीक हो जाएगा। यही तो चिकित्सा सिद्धांत है। और हमारे जो आचार्य हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, उनको मालूम था कि ल्यूकेमिया क्या है, उनको मालूम है। डॉक्टर प्राची जी बोल रहे हैं दगड़ी बदर चूर्ण, दगड़ी बदर चूर्ण मतलब भद्राश्म, हिंदी में भद्राश्म बोलते हैं। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी बोल रहे हैं कि शोणित स्थापन और रक्त प्रसादन, रक्त भर वर्धक। हाँ, इसका मीनिंग मैं कल बताऊंगा। शोणित स्थापन, शोणित को रुका के रखने वाला, जैसे कि रक्त पित्त है उसमें शोणित निकल रहा है, तो उसको टिका के रखने वाला द्रव्य है वो शोणित स्थापन है। ब्लड को टिकाना भी बहुत जरूरी है शरीर में। रक्त प्रसादन का मतलब है कि ब्लड को अच्छा क्वालिटी का बनाना, मतलब रक्त में अगर वात दोष है तो वो बहुत ज्यादा फेनिल हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो रक्त का प्रसादन मतलब वात का शमन करके रक्त का प्रसादन, बेस्ट क्वालिटी का रक्त बनाना। पित्त अगर बढ़ा है तो उसमें बहुत ज्यादा दाह पाक उष्णता बहुत सारे होंगे, तो पित्त को शमन करने वाला, जैसे कि ताप्यादि लौ है, चंद्रकला रसी, रक्त प्रसादन करते हैं, पित्त का भी शमन करते हैं, सारे दोषों का शमन करते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं। कफ अगर बढ़ा है तो रक्त प्रसादन पर मैं एक कम से कम 1.5 घंटा लेक्चर कंटिन्यू दे सकता हूँ। कफ अगर बढ़ा हुआ है तो तंतु जैसा रक्त निकल रहा है, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा ऐसे पिच्छिल निकल रहा है, बहुत ज्यादा ग्रथित ऐसा निकल रहा है, तो रक्त प्रसादन द्रव्य होते हैं रक्त की शुद्धि करके। रक्त की शुद्धि पहले चिकित्सा करना है विरेचन वगैरह करके, और रक्त को शुद्ध करने वाले महामंजिष्ठादि क्वाथ है, महामंजिष्ठादि के सारे घटक द्रव्य देखिए वो रक्त का शुद्धि करते हैं। और रक्त का प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाना। और रक्त प्रसादन द्रव्य जो है वो ल्यूकेमिया में 100% सभी लोग को देना चाहिए। अब रक्त पाचक जब द्रव्य देते हैं तो रक्तगत आम का पचन करता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है। रक्त प्रसादन द्रव्य अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाते हैं, वह रहता है। और रक्त वर्धक मतलब एचबी लेवल को बढ़ाने वाले, जैसे कि मंडूर भस्म हो गया, पुनर्नवादी मंडूर हो गया, फिर उसके बाद में लौह भस्म हो गया, नवायस लौह हो गया। ऐसे जो द्रव्य होते हैं जो रक्ताणुओं को बढ़ाते हैं, मतलब एचबी को अच्छा करते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, आरबीसी को अच्छा करते हैं, तो ये रक्त वर्धक है। रक्त प्रसादक अच्छा रक्त बना, जैसे कि रक्त प्रसादन का मैं सिंपल मीनिंग बताता हूं कि जैसे हमारे पास पुणे में डैम का पानी आता है, मतलब जो खड़गवासला डैम है जहां एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वहां पहले स्टोर करके रखते हैं पानी को साल भर के लिए। अब वो पानी जो है वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, तो वो पानी को क्या करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सप्लाई होता है, और वो पानी को उबाल के उसमें केमिकल डाल के और बहुत सारा अच्छे प्यूरिफाई करके फिर वो हमारे पास सप्लाई होता है। और वो पानी आप पुणे का पानी पियेंगे ना, बिस्लरी का भी पानी पीने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप नल से निकाले और पीजिए, इतना अच्छा है। तो ये जो रक्त का प्रसादन जो मैंने बताया ना कि जो नदी का पानी को अच्छा करके और सप्लाई होता है, तो ये रक्त प्रसादन का मतलब है कि इतना अच्छा रक्त बनाए कि जीवन कार्य वो अच्छा करे, वो रक्त प्रसादन हो गया। शोणित स्थापन है कि जो शोणित है वो रक्त पित्त की तरह कहीं पर भी फुट के निकल रहा है, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, रक्तवाहिनी फुट रही है कहीं पर भी हो रही है, तो शोणित का स्थापन होना चाहिए।
आप लोग तो बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। ये इस पर मैं और अच्छा लेक्चर लेके आप लोगों को और अच्छे से बता सकता हूँ। माधवी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं इस पे और भी बताऊंगा, रक्त प्रसादन द्रव्य और क्या होते हैं और वो रक्त का प्रसादन कैसे होता है, इस पर मैं और बताऊंगा। मैं शॉर्ट में अभी बता दिया। वेदना स्थापन है कि वेदना हो रही है ना, उसको उसको मतलब पूरी तरह से स्टेबल करना। वेदना है ना, वेदना, शूल, अरति, इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा। मैं आपको बताऊंगा वेदना स्थापन क्या होता है, वय स्थापन क्या होता है, इस पर मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को लगेगा अरे आयुर्वेद इतना बढ़िया है, कि इतना मतलब बढ़िया है, हमने कभी सुना भी नहीं, चर्चा भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे सर लोगों ने हमें सिखाया है। नवरत्न शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जाधव जी बोले रक्त व स्त्रोतों संघ के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशली नहीं। रक्त व स्त्रोतस का संघ है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो आम के वजह से है। रक्त की मतलब उसमें टॉक्सिन गए हैं जो आम जैसे हैं, तो उसमें रक्त पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक दीजिए। आई में है तो कहीं पर भी हो ना, उससे हमको क्या है। और स्त्रोतो संघ है तो हमें रक्त मोक्षण कराना है, विरेचन कराना है हम। और रक्त पाचक, रस पाचक, ये किस लिए है, वो उसके लिए ही है। सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी बोले ब्रेस्ट सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ब्रेस्ट में अगर सिस्ट है तो कांचनार गुगुल है, आम पाचन बटी है, आरोग्यवर्धिनी बटी है, नाग भस्म है, लेकिन वो सिस्ट किस फॉर्म में है वो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो ठीक है, मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप लोग देखिए स्क्रॉल करके ऊपर। अब अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर से आऊंगा और इस पर मैं और चर्चा करूंगा आप लोग को, क्योंकि मैं पूरा तैयारी करके आता हूँ। आप लोग मुझे हराने का कोशिश करिए विद्या से, कि मतलब आप लोग का कोई एक्सपीरियंस मुझसे डिस्कस करिए। फिर हम लोग ऐसे जब चर्चा करेंगे ना तो और मजा आएगा और नए नए दवाइयां मिलेंगी। इसलिए चर्चा करिए, आप लोग डिस्कस करिए, सोचिए, पेशेंट को ऑब्जर्व करिए, एनालिसिस करिए, फिर बात करिए, फिर बहुत मजा आता है। ठीक है। डॉक्टर निर्मला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अब हम कल मिलेंगे 7 बजे, और अभी 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा। तो जो लोग फ्री में देखना चाहते हैं वो फेसबुक पे देखिए, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है वो आईडी और पासवर्ड नया मिलेगा, उससे आप लोग चर्चा करने आइए। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते, धन्यवाद। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग तरक्की करिए, दिन रात तरक्की करेंगे। आप लोग तरक्की करें मतलब मैं कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रणाम सभी लोगों को।